हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरस्वती क्लासेस 2.0 में। मैं आपका स्वागत करती हूं और आपको सिखाएंगे आज हम कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को आप अटेम्प्ट करेंगे सीटेट के एग्जाम में। तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे सीटेट में इंग्लिश को। ये सीटेट का प्रीवियस ईयर जनवरी 2021 का एग्जाम का पेपर है। हम इसको सॉल्व करेंगे। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमें पता चलेगा कि किस तरीके का पैटर्न सीटेट पूछता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से उनको सॉल्व करना होता है, कैसे हमारी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर आपको पता है 2 पैसेज आएंगे, एक पैसेज होगा या फिर एक पोएम होगी। जैसे आप लैंग्वेज फर्स्ट चूज करते हैं या लैंग्वेज सेकंड चूज करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट चूज की है तो एक पैसेज होगा, एक पोएम होगा, और अगर आपने लैंग्वेज सेकंड चूज किया है इंग्लिश को तो इसमें आपके पास 2 पैसेज होंगे। अराउंड 13 to 14 क्वेश्चन इसी में कवर हो जाते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो वर्ड मीनिंग्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो एरर निकालने के होते हैं, बाकी के क्वेश्चन जो होते हैं आपके वो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। बाकी के क्वेश्चंस की अगर बात करें, बच जाते हैं 15 क्वेश्चंस जो कि टीचिंग मेथोडोलॉजी से आते हैं। यानी कि आप बच्चों के अंदर लैंग्वेज स्किल्स को कैसे डेवलप करेंगे, आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज को, आप कैसे उनके अंदर करेक्ट ग्रामेटिकल इश्यूज को कैसे ठीक कर पाएंगे कि बच्चा सही ग्रामर यूज कर पाए, यानी बच्चे के अंदर एबिलिटी हो कि वो सही तरीके से लैंग्वेज का यूज कर सकता है। उसके ग्रामेटिकल रूल्स हैं, कैसे उसको एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, कैसे उनसे उसको रिलेट करे, कैसे अपनी रियल लाइफ में उन चीज़ों को यूज़ करे। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एनसीएफ 2005 या जो अभी एनईपी 2020 है उससे रिलेट करके सब्जेक्ट को यानी लैंग्वेज को कैसे पढ़ाना है, इस चीज को हमें पता चलता है और इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होते हैं। स्टार्ट करते हैं पैसेज से। हमारा पैसेज आता है सबसे पहले, जैसे ही आप इस सेक्शन पर पहुंचते हैं। ये जो पेपर आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये पेपर है जनवरी 2021, ऑफलाइन पेपर है। अगर हम बात करें कि आपको कैसा दिखाई दे, कैसे मिलेगा आपको पेपर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 90 to 91 तक आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है जो क्वेश्चंस इस पैसेज से रिलेट करते हैं। हमें क्या करना है, हमें पैसेज नहीं पढ़ना। पैसेज पढ़ के हम करेंगे क्या, हमें कॉन्टेक्स्ट कैसे जानना है, हमें अपना टाइम सेव करना है। हमें कॉन्टेक्स्ट कैसे जानना है, क्वेश्चंस के थ्रू ही जानना है। अगर पढ़ना भी है तो सिर्फ एक बार आप पैसेज को रीड आउट करिए, अगर वो पैसेज शॉर्ट है। नहीं तो आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल क्वेश्चंस को रीड आउट करना है, उसी में से कीवर्ड्स उठाने हैं और उन कीवर्ड्स को पैसेज में सर्च करना है। उन कीवर्ड्स को जब आप पैसेज में सर्च करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उनका आंसर्स मिल जाएगा, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि ये पैसेज किस चीज से रिलेट करती है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रेज ऑफ समर बाय। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुछ कीवर्ड्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कीवर्ड है चिल्ड्रन। यहाँ जहाँ पर बच्चों की बात हो रही है, रेन की बात हो रही है। समर में जब बारिश आती है तो चिल्ड्रन कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, गिविंग शाउट्स ऑफ जॉय, फ्लोटिंग पेपर बोट्स, रनिंग एंड प्लेइंग एंड सिंगिंग सॉन्ग्स। तो चलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे कैसे, पैसेज से इसके बारे में बात करते हैं कि पैसेज ने कहाँ चिल्ड्रन के बारे में बात की है। तो फटाफट से इसको देखते हैं कि चिल्ड्रन कहाँ पे है। अभी तक पूरे फर्स्ट पैराग्राफ में चिल्ड्रन कहीं नहीं मिला। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो हमें चिल्ड्रन कहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे दिखाई दिया। चिल्ड्रन रन आउट ऑफ देयर होम्स टू रोम्प नेक्ड इन द रेन, यानी कि हमें अपना आंसर मिल गया है। बच्चे क्या करते हैं, रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन। बच्चे क्या करते हैं, रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन। तो रन आउट और ये उछल कूद करना, रोम्प, इट मीन्स उछल कूद करना। तो बहुत इजी है। अब ऐसे ही 92 का देखते हैं क्या मिलेगा। द टाइनी स्प्रिंग इशूइंग फ्रॉम द रॉक इज हिडन बाय, यानी यहाँ पर कुछ बात की जा रही है रॉक की, यहाँ पर कुछ बात की जा रही है रॉक की, कुछ बात की जा रही है यहाँ पर मे बी ये देखिए हिडन, कोई चीज हिडन है।
तो यहाँ हमारे पास में ऑप्शन है बहुत छोटे छोटे, मे बी हमें पूरा ऑप्शन ही मिल जाए। तो इसे हम सर्च करते हैं, जो सामने, चलो यहीं से सर्च कर लेते हैं। तो देखिए पूरा ऑप्शन आपको मिल गया। मैडन हेयर फेरन, क्या लिखा हुआ है? आई वॉज जस्ट स्कॉल्डिंग माई सेल्फ फॉर नॉट हैविंग ब्रॉट along a water bottle when I came across a patch of green on a rock face. आई पार्टेड अ कर्टेन, मैंने कर्टेन को हटाया और मुझे क्या दिखाई दिया? मैडन हेयर फन एंड डिस्कवर्ड, यानी ये चीज छुपी हुई थी बिहाइंड द रॉक। तो इसीलिए आपका आंसर सीधा सीधा क्या बन रहा है? मैडन हेयर फेरन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस देखने हैं, उसके बाद पैसेज में उन कीवर्ड्स को सर्च करना है, और वो सर्च करने के बाद में आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इट्स टेकिंग टाइम, लेकिन जब आप एग्जाम में इसे अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पर आपको टाइम नहीं लगेगा। आपको अपने प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी तरीके से करने हैं, यानी इसी तरीके से आपको आदत डालनी है कि मुझे बार बार पैसेज, आप क्या करते हो, एक क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर पूरा पैसेज पढ़ते हो उस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, फिर एक क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर पूरा पैसेज पढ़ते हो उस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, फिर एक क्वेश्चन, ऐसे करके अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 बार पैसेज आप रीड आउट कर लेते हो। यू नो कितना लंबा टाइम लग रहा है इस चीज के लिए? इतना लंबा टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बहुत कम समय में और एक्यूरेसी के साथ में चीजों का अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक्यूरेसी को ध्यान में रखना। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होते हैं, जो सीधा सीधा आंसर नहीं मिलेगा, वहां पर हम पैसेज का एक व्यू बना लेंगे, एक रीडिंग में ही हमें पता चल जाएगी कि पैसेज किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, उसका संप्रत्यय क्या है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। To become part of a river, a tiny drop has to। रिवर का पार्ट बनने के लिए एक छोटी सी बूंद को क्या करना पड़ता है? रिवर का पार्ट बनने के लिए एक छोटी सी बूंद को मर्ज होना पड़ता है। आई स्टेड हियर फॉर आवर्स वॉचिंग द वाटर डिसेंड ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू अ टाइनी कैसमेंट इन द रॉक्स और ईच ड्रॉप रिफ्लेक्टेड क्रिएशन। दैट सेम स्प्रिंग आई लेटर डिस्कवर्ड जॉइंड अदर स्प्रिंग्स टू फॉर्म अ स्विफ्ट। ये बता रहा है कैसे एक बूंद झरने में, झरना नदी में, और नदी इस तरीके से फॉर्म हो गई। यानी कि इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि एक ड्रॉप क्या करती है, अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को मर्ज कर देती है रिवर में। एक गाना भी है ना, आपने सुना होगा कि नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में। तो इस तरीके से आपको पता है कि जो छोटी सी बूंद है वो कहाँ जाके मिल गई है, अपने आप को मर्ज कर दिया है, टू बिकम अ पार्ट ऑफ रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड पाउंडिंग। देखिए यहाँ पर आपकी वोकैब अच्छी होनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप कर लोगे, और वोकैब के लिए आपको कुछ बहुत अच्छे से, आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के नोट्स बना लो कि क्या क्या, जैसे इसका भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इसका ही पता होना चाहिए, और इसका भी। वैसे इसका आंसर है पैल्पिटेटिंग। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको अच्छी वोकैब चाहिए, जिससे कि आप इसको समझ सको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये प्रैक्टिस से आएगी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट अपोजिट। अपोजिट वर्ड हमें बताना है। इजी, बहुत इजी। डिसेंडिंग, पहले वाला थोड़ा बहुत नहीं भी सुनाओ। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ये इसका अपोजिट है। आरोही क्रम, अवरोही क्रम, आपने पढ़ा होगा। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसी तरीके से असेंड है और डिसेंड है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड। आपको देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? नाउन, प्रोनाउन होते हैं, पढ़े होंगे। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशंस है, कंजक्शंस है, ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इनमें से आपको क्या करेगा, जैसे इनको अंडरलाइन करके पूछ लिया, क्या है? प्रीपोजिशन है। एंड को अंडरलाइन करके पूछ लिया, बोथ और एंड जैसे यूज किया गया है, क्या है? कंजंक्शन है। ऐसे आपको पूछ लेता है ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंस है,
इंटेलिजेंट है तो वो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया है। नाउन है, प्रोनाउन है, ही, शी, इट, दे, देमसेल्फ, ये सब कुछ आपके प्रोनाउंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो ऑलमोस्ट जो है, ऑलमोस्ट आपका क्या है, एडवर्ब है। क्या है, ऑलमोस्ट एडवर्ब है। देखो प्रीपोजिशन में तो इन टू ये होता है, ये तो है नहीं। प्रोनाउन ही, शी, इट होता है, ये भी नहीं है। ये एडजेक्टिव मैं कह रही हूँ ब्यूटीफुल है, गुड है, तो ये यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो सारे एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ऑलमोस्ट इज एडवर्ब, जो क्वालिफाई करता है वर्ब को भी, एडवर्ब को, अपने आप को भी। तो एडवर्ब जैसे आप पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको पता चलेगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 97 विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, इसमें से किस पार्ट में एरर है। ही न्यू, देखिए यहाँ पे पता चल रहा है आपको कि पास्ट की बात कर रहे हैं। जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो विल का यूज होगा ही नहीं, हमें क्या यूज करना है, वुड यूज करना है। इट मीन्स आपका आंसर क्या है, सेकंड है। ठीक है, इजी। ऐसे ही बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। Which of the following statement is not true? अभी ये बात कर रहा है context of the passage. There is renewal everywhere, new grasses spring up, the sweltering heat comes to an end, the damp earth releases a sweet fragrance. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इसके लिए आपको एक बार पैसेज को रीड आउट करना पड़ेगा और उसमें जो कीवर्ड्स हैं उनको दिमाग में ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जब आप पैसेज को रीड आउट करेंगे तो हमने यहाँ तक देखा था कि किस तरीके से एक छोटी सी जो रिवर है वो एडिट हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा ना, कर देंगे करो ना, ये कर देंगे। टाइम लगेगा। Which of the following statement is not true? इसके लिए हमें पैसेज को एक बार देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पैसेज में इतना तो हमने देखा भी है कि न्यू ग्रासेस स्प्रिंग अप होती हैं, रिन्यूअल है हर जगह पर, और डैम्प अर्थ रिलीज करती है एक स्वीट फ्रेगनेंस। आपका आंसर है द स्वेल्टरिंग हीट कम्स टू एन एंड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पूरे पैसेज में इस चीज के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की गई है। ये जरूर बात की है कि गीली जो मिट्टी हो जाती है, अर्थ जो होती है, उससे फ्रेगनेंस आती है, नई ग्रासेस आ रहे हैं, इन चीजों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। मॉनसून से ओवरफ्लो होकर क्या क्या चीजें होती हैं, कितनी अच्छी फ्रेगनेंस आती है, डैम्प अर्थ रिलीजेस ऑफ फ्रेगनेंस, जो कि इसके अंदर अभी हमने देखा था, सेम ऑप्शन। तो यानी ये बात भी सही है, डैम्प अर्थ रिलीजेस अ स्वीट फ्रेगनेंस। रिन्यूअल एवरीवेयर, ये भी ठीक है। न्यू ग्रासेस, नई ग्रासेस आ जाती हैं, ये बात भी ठीक है। केवल इस पूरे में जो बात नहीं की जा रही है वो बात किस चीज की हो रही है, वो बात हो रही है आपके थर्ड ऑप्शन की। यानी कि आपका जो आंसर है वो हो जाएगा दी स्वेल्टरिंग हीट कम्स टू एन एंड। उसको एंड पे आने की कोई बात नहीं की गई है। 96 क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड, हो चुका है ऑलमोस्ट, एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब है। The earth does not look dash before the onset of the monsoon cracked, देखिए मॉनसून डज नॉट लुक, ऐसी नहीं दिखती है बिफोर द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। तो क्या क्या है इसमें वो हम देखते हैं पैसेज में। ब्राउन, टायर्ड, क्रैक्ड, डस्टी, ये कीवर्ड्स हैं। तो चलो देखते हैं। After baking in the sun for the last few months, the land looks cracked, dusty and tired. यहाँ लिखा हुआ है कि लैंड कैसा लुक करती है, क्रैक्ड, डस्टी और टायर्ड। इसमें एक चीज नहीं है, तीनों हमें मिल गए, तीनों मिल गए, तीनों मिल गए। तीन ऑप्शन जो थे उसमें वो तो एज इट इज है, क्रैक्ड, डस्टी और टायर्ड। एक नहीं है, कौन सा नहीं है,
क्रैक्ड, डस्टी, टायर्ड तो इसमें है, जो नहीं है उसको हम देख लेते हैं। ब्राउन, कौन सा नहीं है? ब्राउन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राउन। सीधा सीधा आंसर आपको पैसेज में से मिल जाएगा। तो ये आपका पैसेज था। अब आती है पोएम। तो पोएम के बारे में बात करें, इसमें 5 क्वेश्चंस पोएम से पूछे गए हैं। रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 100 से 105 तक के सारे क्वेश्चन किसके हैं? पोएम के हैं। अब पोएम अगर छोटी है तो आप एक बार रीड आउट भी कर सकते हो, लेकिन उसके डीप मीनिंग को समझना, या कोई वर्ड है जिसका मीनिंग नहीं आ रहा तो उसको देख के आप घबरा जाओ, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ कीवर्ड्स देख के या उसको आप रिलेट कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं आता होगा, बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिनका मीनिंग आता होगा आपको। तो आपको क्या करना है, केवल आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, उससे रिलेट जो ऑप्शंस है उसमें क्या कीवर्ड्स हैं, और उनको आप पोएम में रिलेट करोगे, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि ये वाले वर्ड का मीनिंग हमें नहीं आता है, या फिर ये पोएम का मीनिंग हम नहीं समझ पा रहे हैं पूर्ण रूप से, तो उसके लिए जरूरत नहीं है घबराने की। A poem, sorry, I think that I shall never see a poem lovely as a tree. A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast. A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray. A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, no, but only God can make a tree. ये हो गई आपकी पोएम। अब हम बात करते हैं कि इस पोएम में पूछा क्या गया है। तो हमने पता चल गया कि पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं, और पेड़ के बारे में, पृथ्वी के बारे में, इस तरीके से पोएम के बारे में बात हो रही है। द ट्री प्रेसेस इट्स माउथ अगेंस्ट द स्वीट अर्थ्स फ्लोइंग ब्रेस्ट टू। किस चीज के लिए? ट्री जो है अपने माउथ को, यानी माउथ का मतलब है उसकी ब्रांचेस, अपनी ब्रांचेस को अर्थ के पास तक लेके जा रहा है। किस चीज के लिए? स्वीट फ्लोइंग अगेंस्ट द अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे, ही लिफ्ट्स हर आर्म्स टू प्रे। तो देखिए, एक्सप्रेस इट्स ग्रेटिट्यूड टू इट, draw sustenance from it, draw inspiration from it, express its love for it। तो यहां पर आना चाहिए सेकेंड ऑप्शन, आपका आंसर हो जाएगा ड्रॉ सस्टेनेंस फ्रॉम इट। वो ग्रेटिट्यूड या इंस्पिरेशन के लिए बात नहीं कर रहा है, वो सस्टेनेंस की बात कर रहा है। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ट्री प्रेज टू गॉड बाय। ट्री गॉड को प्रेयर कैसे कर रहा है? स्विंगिंग इट्स ब्रांचेस, लिफ्टिंग हर आर्म्स। सीधा सीधा देखते हैं, यहाँ लिखा ट्री डेट लुक्स एट गॉड ऑल डे लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे, यानी कि उसने क्या किया है, अपने आर्म्स को यूज किया है टू प्रे फॉर गॉड। इसका मतलब आंसर जो है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका द ट्री प्रेज टू गॉड बाय लिफ्टिंग हर आर्म्स। सीधा सीधा आपको बताया गया है और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। पोएम के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अब ये चीज ध्यान रखना, इन्होंने तो अंडरलाइन कर भी दिया, बच्चे क्या करते हैं, नोट को देखना ही भूल जाते हैं। ठीक है, वो गलती आपको नहीं करनी है। द ट्री वेलकम्स द स्नो ऑन इट्स बोसन। The tree symbolizes strength and stability. The tree allows birds to build their nest in it. It lives closely with rain. तो यहाँ पे आंसर देखते हैं, तो उसके लिए हम एक बार दोबारा से पैसेज पे जाते हैं, कोई कीवर्ड देखते हैं कि वेलकम द स्नो। तो ऐसी कोई बात की नहीं जा रही है कि वो वेलकम करे। स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की बात हो रही है जरूर। यहाँ पर अलाउ बर्ड्स टू बिल्ड देयर नेस्ट, बिल्कुल। उसके अलावा लिव्स विद रेन, whose blossom snow has lain, who intimately it lives closely with rain, बिल्कुल सीधे बोला गया है। वो intimately lives with rain, बारिश के साथ में जीवन को जी रहा है।
तो यहाँ पे यहाँ पे बात नहीं की जा रही कि वो वेलकम करता है स्नो का। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, आप इस चीज को डिफिकल्ट बिल्कुल मत समझिएगा। होता क्या है कि हम जब चीजें पहली बार करते हैं तो हमें डिफिकल्ट लगती हैं, लेकिन जब आप इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो प्रैक्टिस से क्या हो जाएगा, चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुने होंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेट करता है फिगर्स ऑफ स्पीच से। एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो होते हैं हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? फिगर्स ऑफ स्पीच है सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये सारे हैं। तो बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 103 की, उन्होंने बोला कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जा रहा है 3 और 4 लाइन में। तो थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन में, अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स। कैसी आर्म्स? लीफी आर्म्स। आर्म्स को क्या बोल दिया? आर्म्स कैसी है? लिविंग है। और लीव्स के को हम उसको नॉन लिविंग से रिलेट कर रहे हैं। जब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम लिविंग चीजों को, लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग की करेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, यानी नॉन लिविंग की विशेषताएं दे देते हैं, या नॉन लिविंग को लिविंग की विशेषताएं दे देते हैं। ठीक है, जब हम कोई भी चीज, जैसे उसने क्या बोला है, लीफी आर्म्स, यानी कि जैसे हम बोलते हैं, इसे क्लीन करते हैं, जैसे हमने बोला कि डांसिंग ट्री। अब डांस कौन करता है? डांस तो इंसान करता है, पेड़ तो करता नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, हम पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं कि नॉन लिविंग, लिविंग को हम नॉन लिविंग समझ रहे हैं, लिविंग को नॉन लिविंग समझ रहे हैं, यानी कि डांसिंग ट्री बन रहा है पर्सोनिफिकेशन। यानी कि जब आप हिंदी में पढ़ते हो मानवीकरण, किसी नॉन लिविंग चीज को लिविंग चीजों की कैरेक्टरिस्टिक्स दे देना। इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन 3 एंड 4। 3 और 4 में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज की जा रही है वो देखिए। तो यहाँ बोला जा रहा है, लाइन 3 की बात करते हैं। थर्ड लाइन पे जाएंगे फटाफट से। फर्स्ट, सेकंड, दिस वन इज थर्ड लाइन। अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड। हंग्री माउथ पर्सोनिफिकेशन है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है क्या है, पर्सोनिफिकेशन। देखो सिमली कब होता है? सिमली होता है जब लाइक, एज, इनका यूज किया जाता है, या मेटाफर तब होता है। ठीक है, जब हम किसी चीज में लाइक या एज का यूज करते हैं। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे हो रहा है क्योंकि पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग है जब हम किसी लिविंग चीज को नॉन लिविंग की करेक्टरिस्टिक्स दे दें, यानी कोई चीज लिविंग है उसको कैसे फीचर्स दे दिए, नॉन लिविंग के फीचर्स दे दिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन पोएम्स आर मेड ऑफ फूल्स लाइक मी। सीधा सीधा पता चल रहा है लाइक वर्ड से कि लाइक वर्ड से क्या है, ये सिमली है। लाइक वर्ड से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे सिमली का यूज किया गया है। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी। नेक्स्ट चलते हैं। द वर्ड माउथ इन द लाइन 3, अभी बताया था कि माउथ क्या है, ब्रांचेस हैं ट्री की। तो ये आपके हो चुके हैं सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, यानी सबसे सही जो आपको लगेगा वो आपको बताना है। आंसर हो सकते हैं, 2 ऑप्शंस हो सकते हैं कि सही लगे, लेकिन अप्रोप्रिएट जो है, जो बिल्कुल सही होगा, उचित होगा उस सिचुएशन के लिए, वो आपको आंसर बताना है। ठीक है, अब आ गए हैं लैंग्वेज पेडोलॉजी पर, यानी कि इंग्लिश की पेडोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश की पेडोलॉजी में होता क्या है, आप इसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चंस लर्निंग डिसेबिलिटीज से होंगे, जैसे डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्फेजिया है। कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड से होंगे,
कुछ होंगे टीचिंग मेथड से होंगे, कुछ अप्लाइड क्वेश्चन होंगे, कोई सिचुएशन दी होगी, एक टीचर उसमें किस तरीके से बच्चों को समझाएगा, क्या करेगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं, क्या बात की जा रही है। अ लैंग्वेज टीचर फर्स्टली आस्क स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू ईच अदर इन द क्लास। ठीक है, देन शी आस्क्ड देम टू इंट्रोड्यूस देयर फ्रेंड टू ईच अदर। पहले तो स्टूडेंट ने कहा कि अपने आप का इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद स्टूडेंट ने कहा कि दूसरे बच्चों को भी इंट्रोडक्शन दो अपना, दूसरे बच्चों को भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, वो बच्चे उसे इंट्रोड्यूस करेंगे और बाकी के बच्चे उसे इंट्रोड्यूस करेंगे। टीचर ऐसा बोल रहा है। जब टीचर ऐसा बोल रहा है तो यहाँ पर क्या एक्टिविटी है, ये उससे क्या इंक्रीज होगा। देखो BICS का मतलब क्या है और CALP का मतलब क्या है और PPP का मतलब क्या है और ELT का मतलब, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग देख लेते हैं। ELT का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इसकी तो बात की नहीं जा रही, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की यहाँ पर कहीं पर नहीं बोला कि उसे इंग्लिश में ही अपना इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, ये होती है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, और ये आपका प्रेजेंटेशन से रिलेट कर रहा है और ये है आपकी बेसिक लैंग्वेज। यानी कि बेसिक लैंग्वेज कौन सी, जिसे हम यूज करते हैं अपनी आम भाषा में, जिसे हम यूज करते हैं अपनी आम भाषा में, वो क्या होती है, बेसिक होती है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका BICS हो जाएगा। क्या आंसर बन जाएगा, BICS। इरेजर काम नहीं कर रही है। इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इंटरपर्सनल। ठीक है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। यानी जो बच्चा आम भाषा यूज करता है, इंटरपर्सनल एक दूसरे से बात करना, बेसिक जो भी हमारी मदर टंग है, जो भी हमारी मदर लैंग्वेज है, जो हमारी मातृभाषा है, उसमें हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना नाम बताते हैं, अपनी हॉबीज बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो ये वो लैंग्वेज है जो कि बेसिक इंटरपर्सनल है, कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। CALP जो है वो एकेडमिक लेवल पे यूज की जाती है। जब आप कोई निबंध लिख रहे हो, आप कोई भाषण सुना रहे हो, वहां पर आप अपनी आम भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप एक एकेडमिक लैंग्वेज यानी कि कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग होगा, कुछ आप एक तरीके से कारण को बता रहे हैं, एक तरीके से उसका प्रभाव बता रहे हैं, तो कुछ एक लैंग्वेज के वर्ड्स होंगे जिनको आप यूज करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से शुद्ध भाषा का आप उच्चारण करेंगे, शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे। तो ये CALP हो गया है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, उसकी यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन, ये PPP की बात कर रहे हैं, तो वो भी नहीं है। आपका जो आंसर है वो BICS ही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिटरेचर शुड बी इंक्लूडेड इन लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज, लिटरेचर को इंक्लूड करना चाहिए, हमें लिटरेचर को इंक्लूड करना है अपनी लैंग्वेज की क्लासरूम में। क्यों, इट हेल्प्स लर्नर्स टू बी बडिंग राइटर्स, इट गिव्स, हम लर्नर्स को राइटर्स बनाना चाहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये हम चाहते नहीं, हो सकता है इससे, देखिए आप लिटरेचर क्यों यूज करेंगे, लिटरेचर में बहुत सारी चीजें होती है, मोरल वैल्यूज होती है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, उसमें हम कल्चर के बारे में जानते हैं, सोशल इश्यूज के बारे में जानते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे केवल मोरल वैल्यूज है, ये भी नहीं होगा। एक्सपोजर टू डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म्स, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो वाइड तौर पर जो बात की जा रही है वो आंसर कह रहा है आपका फोर्थ ऑप्शन। बात ये भी ठीक है, लेकिन हमें पहले ही बोल दिया मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जब पहले ही बता चुके हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है, तो इसका मतलब ठीक ये भी है, ठीक ये भी है, लेकिन जो ज्यादा चीजों को इंक्लूड करे और जो बिल्कुल उसके लिए फिट बैठता है लिटरेचर के लिए, वो आपका ऑप्शन है फोर्थ, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 108। अ टीचर मेक्स हर लर्नर्स रिस्पॉन्ड टू हर एक्शंस and speech only by bodily movements. What is this known as? एक टीचर क्या करती है, एक टीचर क्लास में कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है और बच्चों को कहती है कि जो भी वो बोल रही है उसे केवल बॉडली मूवमेंट्स के थ्रू उन्हें बताना। जैसे बच्चे को बोल रही है सिट डाउन तो बच्चे बैठ गए, स्टैंड अप तो बच्चे खड़े हो गए, गो आउट तो बच्चे बाहर चले गए। तो इस तरीके से रेज योर हैंड तो बच्चों ने हैंड्स अप कर लिए। यहाँ पर क्या किया जा रहा, अ टीचर मेक्स हर लर्नर्स रेस्पॉन्ड करे उस टू हर एक्शंस एंड स्पीच ओनली बाय बॉडली, केवल बॉडली मूवमेंट का यूज करना है, बोलना नहीं है। तो इसीलिए ये टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स हो जाएगा। इसका आंसर सबसे पहला ऑप्शन है, दैट इज टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। प्लेवे मेथड या कम्युनिकेटिव अप्रोच या टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, इन सबसे बेस्ट आंसर है आपका टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, क्योंकि बोल ही दिया है कि ओनली बाय बॉडीली मूवमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। इन अ लैंग्वेज क्लास students are memorizing the dialogues through drill and practice. The teacher is correcting her pronunciation, make mistakes immediately, बहुत जल्दी से, तभी की तभी। They are practicing the dialogues, the teacher is following the, देखिए एक लैंग्वेज क्लास में इंग्लिश की लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, वहां पर डायलॉग्स बोले जा रहे हैं ड्रिल के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, और टीचर करेक्ट कर रही है प्रोनाउंसिएशन को इमीडिएटली, उसी टाइम पे। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये कौन सा मेथड है, ये ऑडियो लिंगुअल मेथड है टू टीच। ये कौन सा मेथड है, ऑडियो लिंगुअल मेथड है। ये डायरेक्ट नहीं है, ये नेचुरल मेथड नहीं कहेंगे हम। नेचुरल मेथड तो होता है जिसे मदर टंग हम अपनी सीख जाते हैं। डायरेक्ट मेथड टीचर डायरेक्टली बच्चों को सिखा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों का पूरा हम कहें कि ऑडियो लिंगुअल तरीके से बच्चों को सिखाया जा रहा है, एक्टिविटी बेस्ड भी है ये। तो इस तरीके से इसका जो आंसर बन जाएगा वो ऑडियो लिंगुअल मेथड बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑरल एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी बेस्ट करेक्टेड इफ द टीचर, जो बच्चा गलती करता है स्पोकन में यानी ऑरल एरर्स करता है, उसे टीचर कैसे करेक्ट करेगी। करेक्ट्स एन एरर डायरेक्टली आफ्टर द स्टूडेंट हैज मेड द एरर, तब की तब उसे करेक्ट करें। पॉइंट्स आउट द एरर इन जनरल एंड लेट्स द स्टूडेंट ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ, एरर को पॉइंट आउट करे और स्टूडेंट को मौका दे कि वो अपने आप उसे करेक्ट करे। इग्नोर द एरर एज इट मे हैम्पर, इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप। आस्क अदर स्टूडेंट्स टू हेल्प हिम एज पीयर ट्यूटरिंग इज मस्ट इन स्कूल्स, ये भी नहीं करोगे, उसे तुरंत आप करेक्ट करोगे। तो आपको क्या करना है, करेक्ट एन एरर डायरेक्टली आफ्टर द स्टूडेंट हैज मेड द एरर। आप क्या करेंगे, आप करेक्टली उसे तब की तब इमीडिएटली आप उसको ठीक करेंगे। जब भी कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक, क्योंकि ऑरल की बात कर रहे हैं, जब भी कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक बच्चा करता है आपको तुरंत उसे ठीक करना है, क्योंकि उसमें क्या होगा, बच्चा बार बार वही चीजें प्रोनाउंस करेगा तो यानी गलत चीजें प्रोनाउंस हो जाएंगी। अब वही हैबिट बन जाएगी, इसका मतलब वो लैंग्वेज को उसी तरीके से यूज करने लगेगा। तो उसे रोकने के लिए आपको, जैसे फर्स्ट टाइम उसने उसे प्रोनाउंस किया और आपने देखा कि इसने इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस किया है, आप तुरंत उसको टोकेंगे और उसको सही प्रोनाउंसिएशन बताएंगे। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि बच्चे ने ये गलती की है और आपने तुरंत ठीक कर दिया, अब आगे से वो इसे गलती नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। एज अ पेयर एक्टिविटी द टीचर गिव्स हर लर्नर्स ऑलमोस्ट द सेम पिक्चर्स एंड आस्क्स देम टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टूडेंट्स। टीचर ने क्या किया, लर्नर्स को सेम पिक्चर्स दी, उनको बोला डिफरेंस बताओ and find the difference between the two students, ask each other questions to discover how the two pictures, दो पिक्चर दे दी और बोला गया कि इन पिक्चर्स में जो डिफरेंस है वो आपको बताना है कि इन दोनों पिक्चर्स के अंदर में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। डिफरेंस बताओ बिटवीन द टू स्टूडेंट्स, आस्क ईच अदर, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो, डिस्कवर करो कि दूसरे ने क्या, दोनों पिक्चर एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो ये जो आपकी देखो ग्रामर एक्टिविटी तो है नहीं, ग्रामर से रिलेटेड तो कोई बात की नहीं जा रही है,
ये है नहीं, क्रॉसवर्ड भी नहीं है, क्लोज बेस भी नहीं है, ये आपकी स्पीकिंग एक्टिविटी है क्योंकि बच्चे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसीलिए ये आपकी स्पीकिंग एक्टिविटी हो जाएगी। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 112 क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन राइटिंग। देखो आपने पढ़े होंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज, जिसके अंदर डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, डिस्कैलकुलिया पढ़ा है। डिसलेक्सिया, देखिए यहाँ पे राइटिंग की बात कर रहे हैं, राइटिंग होती है ग्राफ, यानी डिस्ग्राफिया हो गया आपका आंसर। डिस का मतलब होता है डिफिकल्टी, और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग, यानी डिफिकल्टी इन राइटिंग। जब हम बात करते हैं डिस्कैलकुलिया, तो ये पता चल रहा है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस की दिक्कत है, यानी कि डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स, जब बच्चे को गुना भाग जमा करने में प्रॉब्लम आ जाए। डिसलेक्सिया हो गया जब उसे रीडिंग में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन रीडिंग। और डिस्फेजिया हो गया जब बच्चे को स्पीकिंग में प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से ये बहुत सारी हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज कैसे डिफाइन की जा रही है? डिस्ग्राफिया, लिखने में प्रॉब्लम है, बच्चा पी को क्यू लिखता है, बी को डी लिखता है, आर को एस लिखता है। डिस्कैलकुलिया, जब बच्चे को मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, गुना भाग को सही से कर नहीं पाता, समझ नहीं पाता है। डिसलेक्सिया की बात करें तो लेक्सिका का मतलब होता है लेक्सिकल वर्ड्स, यानी जो रिटन में, आप जो रिटन में वर्ड्स हैं उनको जब पढ़ोगे तो उसे स्पीकिंग नहीं रीडिंग बोला जाता है। स्पीकिंग क्या है? जो बिना देखे बोलते हो। तो स्पीकिंग का हम बोलेंगे डिस्फेजिया, और रीडिंग का हम क्या बोलेंगे? डिसलेक्सिया। तो इसीलिए आपको अच्छे से याद रखना है, डिसलेक्सिया रीडिंग, डिस्ग्राफिया डिफिकल्टी इन राइटिंग, डिस्फेजिया डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, एंड डिस्कैलकुलिया डिफिकल्टी इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो यहाँ पे आंसर पूछा है, उन्होंने पूछा है प्रॉब्लम इन राइटिंग। प्रॉब्लम इन राइटिंग क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट स्पेसिफाइज द रूल्स which govern the arrangement of words into phrases, clauses and sentences. इसे कहते हैं हम syntax. Syntax is the rules which govern the arrangement of words into phrases, clauses and sentences. अगर आपको बेसिक ग्रामर पता है, बेसिक नॉलेज पता है, तो इसलिए आप इसे अंडरस्टैंड कर जाएंगे। A teacher of class 6 has labeled the classroom objects such as blackboard, door, window, fan, table, chair, etc. in different languages. एक टीचर ने क्या किया? अलग अलग तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में लिख दिया, लेबल किया कि ये डस्टर है, तो जैसे हिंदी में लिख दिया, या ब्लैक बोर्ड है, जो ब्लैक बोर्ड तो यूज़ किया जाता है स्कूल में, उसे श्यामपट लिख दिया अध्यापक ने। तो जो भी चीज़ें उनको अलग अलग लैंग्वेज में लिख दिया, यानी सबके लिए अलग अलग भाषा का प्रयोग कर दिया। क्या करना चाहता है? एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, अलग अलग लैंग्वेज में उसने डिस्क्राइब कर दिया, उनको लेबल कर दिया। हेयर द क्लासरूम एज अ होल, क्या कर रही है क्लासरूम? लर्निंग थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन, बिल्कुल नहीं, ग्रामर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। क्रिएटिंग अ लैंग्वेज कंफ्यूजन, कंफ्यूजन के लिए वो ऐसा नहीं कर रहा। फोकसिंग ऑन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, या इज अ रिच रिसोर्स ऑफ प्रोमोटिंग मल्टीलिंग्विज्म, रिच रिसोर्स ऑफ प्रोमोटिंग मल्टीलिंग्विज्म, यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज किया जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा, यानी कि मल्टीलिंग्विज्म को प्रमोट करने के लिए अध्यापक ने ऐसा क्लास में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The assessment process is not only assess students learning but also assess teachers teaching process. जो assessment होता है, यानी कि FA होते हैं, SA होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, सबमिटिव असेसमेंट होते हैं, बहुत तरीके के असेसमेंट किए जाते हैं फॉर द इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि असेसमेंट से केवल स्टूडेंट का असेसमेंट नहीं हो रहा, इससे टीचर के टीचिंग प्रोसेस का भी असेसमेंट हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो ये बात सही है, लेकिन पूरे तरीके से सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट तो कट गया कि ये बात रॉन्ग है। रॉन्ग तो है नहीं, बेसलेस है, बेसलेस भी नहीं है। बच गए 2 ऑप्शन, एक कह रहा है फुली राइट, एक कह रहा है पार्शली राइट। आप करोगे पार्शली राइट। फुली राइट इसलिए नहीं करोगे क्योंकि असेसमेंट बहुत वाइड स्कोप रखता है, केवल इतना ही नहीं बताता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है, इसीलिए आप इसको राइट तो कहेंगे लेकिन पार्शली राइट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज विच इज लर्न्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग। जो लैंग्वेज हम अपने वातावरण से सीख लेते हैं बिना किसी दूसरे के सिखाए। क्या हमें हमारी मातृभाषा किसी ने सिखाई थी?
क्या हमें ग्रामर सिखाई गई कि अच्छा आपको मान लीजिए हरियाणवी आती है या आपको मराठी आती है या आप राजस्थान के वहाँ की भाषा आती है, बोली आती है, तो उसकी ग्रामर पहले सीखी थी आपने बचपन में? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। यानी कि आपने सीधा उस लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया था। इसीलिए जिस लैंग्वेज को आसानी से हम खुद ब खुद अपना लेते हैं, किसी बाहर की टीचिंग की हमें जरूरत नहीं है, वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। तो 117 क्वेश्चन है, अ टीचर इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स पुअर स्पेलिंग। एक टीचर फेस कर रहा है प्रॉब्लम कि बच्चे बहुत ही गलत स्पेलिंग लिखते हैं, बहुत ही बेकार स्पेलिंग लिखते हैं। शी लिस्टेड द प्रोबेबल कॉजेज, वो लिस्ट कर देता है कि अच्छा ये दिक्कत हो सकती है, ये दिक्कत हो सकती है। एंड डिसाइडेड टू फ्रेम सम स्टेप्स, और डिसाइड करता है कि मैं कुछ ना कुछ इसके लिए स्टेप्स बनाऊंगा जिससे इसको ओवरकम कर सकूं। यानी किस तरीके से बच्चों की जो स्पेलिंग है उसको ठीक किया जा सकता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? देखिए ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? स्पेलिंग इंप्रूविंग नहीं है, अप्लाइड रिसर्च नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, ये है एक्शन रिसर्च। जहां पर पूरे तरीके से एक टीचर पहले फाइंड आउट करता है उस प्रॉब्लम को, उसके लिस्ट करता है कॉजेज, और उसके बाद में स्टेप्स बनाता है जिससे उनको ओवरकम किया जाता है। इस प्रोसेस को एक्शन रिसर्च बोला जाता है। टॉपिक भी आता है आप डीएलएड बीएड के अंदर, एक्शन रिसर्च, उसमें आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीडिंग पिक्चर बुक। पिक्चर बुक को रीड करते हो इसका मतलब क्या है? एक्सपोजिंग लर्नर्स टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ड्राइंग, to help learners to understand and analyze the pictures, to help learners to draw neat and colorful pictures that children love pictures and will be helpful fun loving class। क्या होना चाहिए? कह रहे हैं कि पिक्चर बुक रीड कर रहा है बच्चा, तो आप क्या करेंगे? to help learners to understand and analyze the picture। आप क्या करना चाहते हो? आप बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हो बाय द वे ऑफ पिक्चर्स। बहुत सारी आप जब बुक्स में देखते हो, छोटे बच्चों की जितनी बुक्स होती हैं सबके अंदर पिक्चर होती है, सारी बुक्स कलरफुल होती हैं। ए फॉर एप्पल भी लिखा होता है तो एप्पल की फोटो बनी रहती है, मैंगो लिखा होता है तो मैंगो की फोटो बनी हुई है, कोई मकान भी होम लिखा हुआ है तो बारिश की कविता है तो बारिश आई हुई है साइड में, बच्ची ने छाता पकड़ा हुआ है। यानी कि पिक्चर्स के थ्रू आप अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते हैं। आप वहां पे पिक्चर्स शो करके, ये नहीं है कि आप बच्चों को छाता बनाना सिखा रहे हैं या बारिश की बूंदें सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पिक्चर्स को यूज करके बच्चों को अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते हैं। इसीलिए जितनी, जैसे कई बार चैप्टर में पिक्चर्स होती हैं, साइंस में पिक्चर्स हम यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड, टू एनालाइज द पिक्चर। इसीलिए रीडिंग पिक्चर बुक का मतलब ये है। नेक्स्ट आते हैं 109 क्वेश्चन पे। चारों ऑप्शन विजिबल हैं। बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक, अ टीचर शुड एट फर्स्ट फोकस ऑन। स्टार्ट करने से पहले एक नए चैप्टर को एक टीचर को क्या करना चाहिए? आपने लेसन प्लान बनाए होंगे बीएड में, डीएलएड में। जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो एक टीचर डिसाइड करता है कि ये मेरा जर्नल ऑब्जेक्टिव है कि ये पार्ट पढ़ाने के बाद में बच्चे को ये ज्ञान हो जाएगा, ये मेरा जर्नल ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद में आती है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, प्रायर नॉलेज टेस्टिंग। तो आप पाठ योजना का अगर आपको स्ट्रक्चर पूरे तरीके से पता है तो आपको पता होगा कि प्रायर नॉलेज टेस्टिंग के बेस पर ही आप नए पाठ की शुरुआत करते हैं। आप पहले से बच्चे के पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाते हैं और उसके बाद आप उसको नवीन अधिगम प्रक्रिया में लेकर जाते हैं। यानी कि पहले की उसकी नॉलेज क्या है, जैसे आप बच्चे को कुछ भी पढ़ाने लगोगे तो उससे पहले की नॉलेज को देखोगे और उसके अकॉर्डिंग ही न्यू एक्सपीरियंसेस उसको दोगे। तो यहाँ पर the background setting of story, its history, like the work profile of the poet, relating the story with the previous experiences, the grammatical structures, relating the story। अभी बताया मैंने, एक्सप्लेन किया, रिलेटिंग द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, यानी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को आप रिलेट करोगे और उसके आधार पर आप नया चैप्टर स्टार्ट करोगे, स्टोरी को कंटिन्यू करोगे। टीचर आस्क्स लर्नर्स टू रीड अलाउड इन द इंग्लिश क्लास दिस वे, यानी बच्चों को कहती है टीचर कि आपको कैसे पढ़ना है, जोर जोर से पढ़ना है। टीचर कह रही है जोर जोर से आपको प्रोनाउंस करना है, ये एक एक्टिविटी देती है आप। यानी दिस वे ऑफ रीडिंग, इस वे ऑफ रीडिंग से क्या होगा? एनेबल लर्नर्स टू डेवलप रीडिंग स्किल विद अंडरस्टैंडिंग,
एनेबल लर्नर्स टू रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बिल्कुल सही, ये भी सही है, ये भी सही है। एनेबल अ लर्नर टू बी अ फास्ट रीडर, ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, तो इसको हम काट देंगे, ये दोनों ज्यादा अच्छे हैं। हेल्प द टीचर टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन द, अरे सिलेबस कंप्लीट करना टीचर का ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना है। टीचर क्या ये चाहती है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए? टीचर क्या चाहती है कि बच्चों को समझ में आ जाए, है ना। अगर एक चैप्टर भी समझाए तो वो समझ आ जाए, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। अब हम देखते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि दो ऑप्शन है जो आंसर हो सकते हैं। एक कह रहा है एनेबल लर्नर्स टू रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूजिंग पंक्चुएशन मार्क्स। एक कह रहा है कि रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल में ये प्रोनाउंसिएशन वाली बात तो इंक्लूड हो ही गई, लेकिन इसमें अंडरस्टैंडिंग वाली बात आई नहीं, यानी कि वाइड रूप से जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो ये आपके 120 क्वेश्चंस थे, 120 क्वेश्चंस नहीं 30 क्वेश्चंस थे 120 तक। उसके बाद आ जाता है हिंदी का पार्ट। तो आपके 30 क्वेश्चन इस तरीके से इंग्लिश पेडोलॉजी में आएंगे, आपको इस तरीके से इन्हें अटेम्प्ट करना है। हमेशा 2 पैसेज होते हैं, 2 पैसेज नहीं होंगे तो एक पैसेज होगा, एक पोयम होगी। आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में आपको उनमें कीवर्ड्स को राउंड ऑफ करके आपको अटेम्प्ट करना है किस तरीके से हमें करेंगे, जैसे कि हमने पैसेज किए थे। बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, बाकी टीचिंग पेडोलॉजी के क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जनवरी 2021 में आया हुआ पेपर।